हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 दिसंबर और 29 दिसंबर पेपर में आए हुए प्रश्नों की, जो आगामी पेपर में भी आ सकते हैं। और कुछ प्रश्न आए भी हैं। 28 को आए हुए प्रश्न 29 को आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ये ऑप्शन हमारे हैं। पहला ऑप्शन है अपनी मातृभाषा से शिक्षित होना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सिखाना। तीसरा ऑप्शन है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ। और अगला ऑप्शन है देवासी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करना। इसका सही आंसर होगा अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना। अगला प्रश्न राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से भी एक प्रश्न आया था। कक्षा 1 और कक्षा 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्न से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। कलन नीति अधिगम पर जोर देना। कक्षा 1 और कक्षा 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना। अन्य विषयों जैसे भाषा कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के संदर्भ में समाकलन किया जाना। अगला ऑप्शन है कक्षा 1 और कक्षा 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हमारा सही होगा सी, अन्य विषयों जैसे भाषा कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न लेंगे बुद्धि से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि स्तर क्या होता है? ऑप्शन है ए 140 से 200 तक। अगला ऑप्शन है 90 से 109 तक। अगला ऑप्शन है सी 80 से 89 तक। अगला ऑप्शन 110 से 119 तक। आपका सही होगा ए 140 से 200 तक। ये प्रतिभाशाली बुद्धि स्तर होता है। उस सामान्य के लिए 90 से 109 तक होता है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया जीन पियाजे के 4 चरणों से था, जो इस प्रकार है। संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक प्रश्न कोहलरबर्ग से भी पूछा गया था। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया? एक प्रश्न वाइगोस्की के स्केल फोल्डिंग से पूछा गया था, जिसका प्रश्न नहीं मिल पाया। समावेशी कक्षा से एक प्रश्न था। एक पर्सनल स्पीच से था, जिसका प्रश्न मिला है तो ये इस प्रकार है। लेव वाइगोस्की बच्चों के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? प्राइवेट स्पीच, उच्च स्तर वार्ता, स्केल फोल्डिंग, स्वकेंद्रितवाद। इसका सही आंसर होगा प्राइवेट स्पीच। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को अपने आप से ही बात करते हुए, जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार। अगला प्रश्न शारीरिक अक्षमता से भी था, और ये 29 को भी पूछा गया है। 29 दिसंबर को भी एक शारीरिक अक्षमता से प्रश्न पूछा गया था। ये आगामी में भी पूछा जाएगा। शारीरिक अक्षमता से एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम के विकार की ओर इशारा करता है? अब आपको पता ही होगा, अगर लिखाई से संबंधित विकार है तो हमारा डिस्ग्राफिया होता है, और बोलने से संबंधित अगर विकार है तो डिसलैक्सिया, और गणना करने का अगर कोई विकार है तो डिसकैलकुलिया होता है। इसका सही आंसर बी होगा, डिस्ग्राफिया। बच्चों के शारीरिक विकास से भी एक प्रश्न पूछा गया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो आपको पता है हार्वर्ड गार्डन ने किया था।
बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये स्पीयरमैन हमारे हैं, स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक ने किया था। एक प्रश्न पूछा गया था, विकास किस पर निर्भर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया था बाल केंद्रित कक्षा से, और इसका भी प्रश्न हमें मिला नहीं है। अगला अनुवांशिकता से पूछा गया था, इसका भी प्रश्न नहीं मिल पाया। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। एक प्रोजेक्ट बेस से पूछा गया था, इसका प्रश्न मिल गया था। प्रोजेक्ट बेस किससे संबंधित है? तो किलपैट्रिक से, रूसो से, मोंटेनेस्री से या फ्रोवेल से? तो आपका ये फर्स्ट सही है, किलपैट्रिक हमारे प्रोजेक्ट बेस के जन्मदाता हैं। अब हम ईवीएस की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 29 दिसंबर को भी आया था। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। इसके ऑप्शन इस प्रकार थे, शक्कर खोरा, वीवर पक्षी, मोर या बसंत गौरी। इसे आपको पता ही है, ये मोर है। और ये 29 दिसंबर को भी पूछा गया है, वो आगामी पेपर में भी पूछा जा सकता है। एक प्रश्न मच्छरों से फैलने वाले रोग से संबंधित था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका पहला ही सही हो गया। दूसरा डेंगू, मलेरिया, कोविड तो आपको पता है मच्छर से नहीं होता है, कि वायरस है। डेंगू, HIV, चिकनगुनिया। HIV भी आपका एक तरह का वायरस ही है, ये भी गलत हो गया। चौथा भी कोविड है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आपका फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? चीनी, दूध, चीनी शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नमक, साबुन, चीनी, सिरका, नमक। हाँ, ये आपके घुल जाते हैं। आपका डी सही होगा, चीनी, सिरका, नमक, ये घुलनशील पदार्थ हैं। कौन से राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। ये प्रश्न 29 दिसंबर को भी पूछा गया है। आपके ये जो राज्य हैं, तमिल, महाराष्ट्र, केरल, ये आपके अरब सागर से तट पर स्थित हैं। एक प्रश्न बाघ से संबंधित पूछा गया था, एक प्रश्न हाथी से संबंधित था, एक प्रश्न मधुबनी पेंटिंग से संबंधित था। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो आप पता ही है, बिहार से है। मधुमक्खी से एक प्रश्न पूछा गया था, सांप से संबंधित पूछा गया था, एक घोंसले से संबंधित पूछा गया था। अब हम बात करेंगे हिंदी। नारियल का वृक्ष किसके समान होते हैं? ये आपके ऑप्शन थे, देवदार, ताड़, खजूर और। इसका सही आंसर होगा ताड़। नारियल के पेड़ ताड़ के समान दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, लचीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है? ता लगा सकता है, टी या पन या इत। तो लचीलापन सही से बैठ रहा है, आपका सी होगा, लचीलापन प्रत्यय। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ है? तो ये आपका अनियमित सही होगा, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न भाषा से संबंधित पूछा गया था, एक प्रश्न आकलन से संबंधित था, एक प्रश्न संकेत से संबंधित था और एक प्रश्न लेखन से संबंधित था। अब हम बात करेंगे 29 दिसंबर के पेपर के बारे में। एक प्रश्न अनुवांशिकता से पूछा गया था, 28 को भी अनुवांशिकता से पूछा गया था और 29 दिसंबर को भी पूछा गया है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः अनुवांशिक है? पहला ऑप्शन आंखों का रंग, दूसरा बुद्धि, नैतिकता का विकास, सामाजिक कौशल। फर्स्ट ऑप्शन आंखों का रंग अनुवांशिकता से संबंधित है। बाकी बुद्धि का विकास तो माहौल के अनुसार ही हो जाता है, वातावरण के अनुकूल होता है। नैतिकता विकास भी सामाजिक और वातावरण के अकॉर्डिंग बदल जाता है। सामाजिक कौशल भी वातावरण के अनुसार ही बच्चा सीखता है, लेकिन आंखों का रंग उसे अनुवांशिकता के रूप में प्राप्त होता है। यानी ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं।
इससे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की कौन सी संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं? आपको पता ही है कि आपका एक परिवार जो होता है वो प्रथम श्रेणी का होता है संस्था, और स्कूल मीडिया ये आपके द्वितीय संस्था के रूप में कार्य करते हैं। आपका सी सही होगा, द्वितीय। अगला प्रश्न लेते हैं। कोहलर बेल्ट से संबंधित एक प्रश्न था, ये प्रश्न हमें मिला है। तो कोहलर बेल्ट के अनुसार नैतिक विकास में कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोलते हैं, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, परतंत्र नैतिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो ये आपका बी सही होगा, कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की का विन्यास प्रदर्शित करता है। एक प्रश्न जेंडर से भी पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा। लड़की की तरह ना रो तुम लड़के को पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया, यह वाक्य दर्शाता है जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता। ये जेंडर रूढ़िवादिता को बताता है। आपका आंसर बी सही होगा। एक प्रश्न मूल्यांकन से था, अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लय वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक अपनाई है? स्केल फोल्डिंग, पुनर्बलन, संतुलन या विक्रमित शिक्षण। तो ये आपका फर्स्ट सही होगा, स्केल फोल्डिंग लेव वाइगोत्स्की द्वारा बताया गया है। एक प्रश्न हार्वर्ड गार्डन से संबंधित था। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मानवदशा का स्वभाव प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। आपका ये सी सही होगा, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। एक प्रश्न प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित था। ये प्रगतिशील संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? एक प्रश्न देख लीजिए। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करना चाहिए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, एक अच्छा मुख्यतः पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए। एक प्रश्न आपके प्रश्न भाषा कौशल से संबंधित था। एक प्रश्न समावेशी कक्षा से था। समावेशी कक्षा से एक प्रश्न 28 दिसंबर को भी पूछा गया है। आशा करते हैं आगे भी पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम दिखाने के लिए प्रियंका बैनी पीना ला रंगों के क्रम को याद कराने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। एक साधन लक्ष्य विश्लेषण, निमोनिक्स या वितरित अभ्यास या लक्ष्य निर्देशित योजना। आपको पता है अगर किसी बच्चे को शॉर्टकट में हमें कुछ चीज़ सिखानी होती है तो हम निमोनिक्स का यूज करते हैं। इसमें आपका विकल्प में बी सही होगा। एक प्रश्न शारीरिक विकार के रूप में प्रश्न पूछा गया था, ये तो आपको पता ही है। 28 को भी पूछा गया, 28 दिसंबर को, और ये 29 को भी पूछा गया है। तो ये एक इससे संबंधित प्रश्न आगामी पेपर में पूछा ही जाएगा। एक प्रश्न शिक्षा नीति से पूछा गया है, तो ये आपको 28 दिसंबर को भी पूछा गया है, 29 दिसंबर को भी पूछा गया है, ये आगामी पेपर में भी आएगा। अब प्रश्न लेते हैं। शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? नहीं का जवाब देना है, नहीं है उस। विद्यार्थियों की विशिष्ट अक्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मार कर सिखाने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय समझ पर कर दिखाने का बल देना चाहिए। बच्चों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपका गलत है। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। दंड का कोई प्रावधान नहीं किया गया है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो यही आपका नहीं है, सी आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन है इसके, निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। आपका डी सही होगा, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। अगला प्रश्न, कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, बच्चों में संप्रति बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, मानवीकृत परीक्षण, केवल रटाने पर आधारित प्रश्न। हमेशा याद रखिए, अगर रटाने से संबंधित अगर कोई ऑप्शन आता हो तो देखते ही गलत होगा। अगर वो पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया, अगर निगेटिव पूछा गया तब तो ये केवल रटाने वाले जो टैग वर्ड्स हैं ये सही हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो केवल रटाने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, तो वैसे भी वो ऑप्शन गलत हो जाता है। आपका इसमें बी सही होगा, बच्चों के संप्रति बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। अगला प्रश्न, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों शब्दों को हटा देता है, ये कौन सा विकार है? आपको पता ही है कि देखिए अभी 28 को भी विकार से संबंधित एक प्रश्न आया था, 29 को भी विकार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। तो हमने पहले भी बताया आपको, पढ़ते समय समस्या का अगर कोई विकार है तो वो आपको डिसलेक्सिया होता है। और लेखन संबंधी अगर कोई विकार है तो आपका डिसग्राफिया होगा। अगर गणना से संबंधित कोई विकार है तो वो आपका ऑप्शन डिसकैलकुलिया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, बहुभाषी कक्षा से एक प्रश्न पूछा गया था, इसका प्रश्न नहीं मिल पाया। अब हम ईवीएस की क्वेश्चनों को समझेंगे। एक प्रश्न मोर से था, देखिए मोर 28 दिसंबर को भी पूछा गया है और 29 दिसंबर को भी एक मोर से प्रश्न था। तो मोर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न, वयस्क हाथी से कितने घंटे सोता है? ऑप्शन हमारे हैं 2 से 4 घंटे, 6 से 8 घंटे, 12 से 15 घंटे, 10 से 11 घंटे। एक वयस्क हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। एक प्रश्न चिड़ा के घोंसले से संबंधित था, एक प्रश्न सांप से भी पूछा गया, इसका प्रश्न नहीं मिल पाया है। एक प्रश्न भालू से भी था, एक प्रश्न जल से संबंधित था। इन प्रश्नों के आंसर बच्चों द्वारा हमें नहीं प्राप्त हो पाए हैं। एक प्रश्न ग्रुप से था, तो इसके ऑप्शन हमें मिले हैं, ग्रुप में रहने वाली कीट नहीं हैं। आपका फर्स्ट है चींटी, दूसरा है मधुमक्खी, तीसरा है तितैया और चौथा है मकड़ी। तो यहाँ पे पूछा गया ग्रुप में रहने वाले कीट नहीं हैं, तो चींटी हमारी ग्रुप में रहती है, मधुमक्खी भी रहती है, तितैया भी रहती है, लेकिन मकड़ी ग्रुप में नहीं रहती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। एक प्रश्न जल से संबंधित था, एक प्रश्न नारियल से संबंधित था। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन हमें मिला है, यह पहला ऑप्शन अफगानिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान, तीसरा बर्लिन और चौथा है अबू धाबी। तो हमारा डी सही होगा, अबू धाबी। रेत के टीले वहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रथम धाव से संबंधित एक प्रश्न था, इसका प्रश्न बच्चों द्वारा नहीं मिल पाया है। इन राज्यों के समूह को चुने जो समुद्र तट के अरब सागर पर स्थित है। ये देखिए क्वेश्चन 28 दिसंबर को भी पूछा गया है और यही क्वेश्चन सेम 29 दिसंबर को भी आया है, जो इस प्रकार है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका पहला ही सही हो गया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, ये आपके गलत हो गए। आपका फर्स्ट सही है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र हमारे अरब सागर तट पर स्थित है। अगला प्रश्न एक केचुए से संबंधित प्रश्न पूछा गया था।
एक प्रश्न इत्र से संबंधित पूछा गया था, जो इस प्रकार है। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का है? ऑप्शन हमारे हैं हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपका सही उत्तर प्रदेश होगा। एक प्रश्न दिशा से संबंधित था और एक प्रश्न रोग से संबंधित पूछा गया था। अब हम हिंदी की बात करेंगे। लचीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है? ये प्रश्न 28 को भी पूछा गया है, तो आपको पता ही है। पन, लचीलापन प्रत्यय, आप जानते हैं किसी शब्द के लास्ट में जो लगता है सब उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आपका ये बी आंसर सही होगा। रुचि का विलोम शब्द पूछा गया है, तो रुचि का विलोम आपको पता ही है, अरुचि होता है। आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा सीखने के रूप में आकलन कार्य है? परियोजना कार्य तथा पद्धत कार्य, साप्ताहिक में मानसिक कार्य, रचनात्मक परीक्षण, वर्ष के अंत में योगात्मक परीक्षण। तो आपको पता है सीखने के रूप में आकलन का कार्य परियोजना कार्य तथा पद्धत कार्य है। आपका ए सही होगा। एक भाषा संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रश्न मुहावरा से संबंधित क्वेश्चन था, एक व्याकरण से पूछा गया था, एक मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एक लेखन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एक भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इन प्रश्नों के विकल्प हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए मैथ की बात करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए। ऑप्शन आपके ये थे 1/2, 1/3, 4/5, 5/6 और 3/4। एक प्रश्न गणित से सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य व सूचक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार थे, मानवीकृत तरीके के समस्या समाधान, प्रश्नों का प्रस्तुत करना, अशुद्ध मुक्ति परिकलन, सही सूत्रों का स्मरण करना। तो आपका इसमें भी सही है, प्रश्नों को प्रस्तुत करना। एक प्रश्न वेन हिले से संबंधित था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आगामी पेपर में भी पूछा जाना ही है, निश्चित है। वेन हिले से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न तालिका से संबंधित था, एक प्रश्न प्रयोग परिचय के संबंधित था, एक प्रश्न समिति से संबंधित था, एक प्रश्न प्रतिलोम से संबंधित था। ये हमारे टोटल 2829 बच्चों के द्वारा दिए गए प्रश्नों के आधार पर हमने तैयार किया था आपके लिए। आप इनको तैयार कीजिए और आगामी पेपर की तैयारी कीजिए। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।